तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस साइड जयंत राजपूत, करेंटली वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनआईसीएल के एग्जाम की। इसका आपका प्रीलिम्स जो है वो कंडक्ट हो चुका है और इसके क्या कट ऑफ रह सकती है इसकी, आप अगर किस रेंज में लाई कर रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, मेंस की या नहीं करनी चाहिए, और क्या लेवल आया था सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दैट बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि लास्ट ईयर से टफ था या क्या, मतलब बहुत ज्यादा फंस गए थे, क्वांट बहुत ट्रिकी थी, क्वांट लेंदी थी, क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ऐसा वैसा। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हो उसमें, क्या किस हिसाब का लेवल आपका रहा है। और जो पजल वजल हैं वो भी आपकी ट्रिकी आई हैं, बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं जो बताने वाला हूँ आपको, इसमें जो वैकेंसीज है आपकी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर 130 थी, इस बार थोड़ी ज्यादा है। और दूसरी चीज, ये इतनी कम होती है तो कंपटीशन आपका हाई ही रहता है, ठीक है। आपके कैंडिडेट जो अपियर होंगे वो कम होंगे मान सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर वैसे ही होते हैं कि आपका जो एक होता है ना कि एक्सपीरियंस इनको होता है, फ्रेशर बहुत कम होते हैं इस एग्जाम में। तो मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाला है, कैसा क्या एग्जाम आया था आपका। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश आपकी ये जो है आई थी ईजियर साइड पे थी, ठीक है। इंग्लिश में मैंने ये भी सुना कि टाइम से पहले हो गया था लोगों का। तो इसमें आपकी जो एरर थी, एरर पे क्वेश्चन थे 5, ये आपके इजी थे। पैरा जंबल, जिसमें मेरी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी, वो इसलिए क्योंकि अगर एक पैराग्राफ होता था और वो 5 अरेंज करने थे 5 नंबर के, तो उसमें थोड़ा हिल जाता है मामला, बट इसमें आपके पांचों अलग अलग आए थे। तो उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी के चांस उसमें बढ़ जाते हैं, ये ज्यादातर सही निकलते हैं। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट था। मुझे कंफर्म करके बताना कमेंट्स में कि आपका ये सब आया था या नहीं, या ठीक था, कैसा गया आपका। ये आपको कुछ ईसीजी कंपनीज के ऊपर आया हुआ था, ठीक है। राइटिंग का यार थोड़ा देख लेना, पता नहीं क्या बेकार सी आती है इसमें। और आपका फिर स्पेलिंग के ऊपर थे, रॉन्ग स्पेलिंग और ये सब, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन थे। फिर आपका जो आरसी है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आया था, मतलब वो डे टॉपिक की वजह से बोल रहा हूँ मैं, डेटिंग एप्स पर आया हुआ था ये। और इस पे आपके 7-8 क्वेश्चन थे। और इसमें आपका जो ट्रू स्टेटमेंट वगैरह थी उन पे थोड़ा ढूंढने वूढने में टाइम लग रहा था आपका। बाकी ये आरसी वैसा था, थोड़ा नॉलेज के ऊपर दिया हुआ था कि आपका डेटिंग ऐप जो है उसमें आपका इंटरेस्ट जो है लोगों का वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ऐसा ऐसा करके ऑफलाइन में ज़्यादा वैसा मतलब लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। बहुत टाइम इन्वेस्ट करके प्रोफाइल देखनी पड़ती है, एंगेज होना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट होता है, ऐसा वैसा करके ये ऐसा इस टॉपिक पे था, डेटिंग ऐप्स पे। और इसके बाद इसमें आपका ये ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें आपका मुश्किल पड़ रही हो बहुत ज्यादा, कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ बन ही नहीं रहा। इंग्लिश का तो ऐसा ही रहता है। और इसमें जो तो ये आपकी इजी साइड पे थी। इंग्लिश में लोग वैसे भी 30 तक अटेम्प्ट वो करके आते हैं, फुल अटेम्प्ट करके आते हैं एक्यूरेसी का, क्योंकि इसमें मामला रहता है। तो अगर इजी साइड पे भी है तो आप यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है। एक्यूरेसी, क्योंकि अटेम्प्ट सब ओवर अटेम्प्ट भी करते हैं, श्योर नहीं होते तो भी, मतलब मैंने अपना भी बताया हुआ है, मैं भी कर देता हूँ। तो इसमें आप इजी इसको कंसीडर करके चलिए। इसके बाद में क्वांट्स, दिस वाज द सेक्शन जिसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ है, इस पे इफेक्ट आएगा आपका बहुत ज्यादा। क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी टफ साइड पे थी, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। अटेम्प्ट मैंने इसमें ज्यादा नहीं देखे हैं, लाइक 22-25 ऐसे करके, 27-28 ऐसे करके आ रहे हैं लोगों के अटेम्प्ट। तो इसमें थोड़ा आपका टफ माना गया था ये। इसमें आपकी तीन तीन डीआई आई हुई थी, एक कैसलेट थी, और बाकी एक थी उसमें मेल फीमेल का रेशियो गिवन था। ये जरूर कंफर्म करना मुझे। और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको, और इसमें कुछ क्वेश्चन आपके लेंदी साइड पे भी थे, ठीक है। कैलकुलेटिव थी, टफ नहीं बोलेंगे इसको कि बहुत ज्यादा टफ आ गई, बट हाँ कैलकुलेटिव थी ये। और फिर एक बार ग्राफ डी आई थी, सॉरी, बार ग्राफ डी आई, ये सोल्ड अनसोल्ड का कुछ दिया हुआ था इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपके फिर मिसिंग नंबर आए थे, मिसिंग नंबर पे थी। ये इजी थी बट वही कैलकुलेटिव अगेन। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी थे। ये भी आपके 5 क्वेश्चन, ये भी आपके 5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक जो थी, जिसने स्टार्टिंग अगर अर्थमेटिक से करी होगी तो उसका फिर बैंड बजना, मतलब बज गई होगी, ऐसा हुआ होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि अर्थमेटिक में मैंने सुना है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, 7-8 क्वेश्चन आए थे। ये आपको वैसे भी मैं एडवाइस करता हूँ कि लास्ट में करनी चाहिए, ये आपकी डेफिनेटली अटेम्प्ट गिरा देती है। तो आपका ये जो पूरा पेपर है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका रिलाई किया है। वहां पे आपके अगर नहीं अटके हो कहीं पे तो आपके आज 6 अटेम्प्ट हो गए होंगे। और ये आपके लगभग इस हिसाब से ये इस रेंज में आपका ऑन एन एवरेज रहा है। और ये सेक्शन पूरा का पूरा आपका मॉडरेट साइड पर था। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपके ये थोड़ी आपकी इजी टू मॉड थी। पजल ट्रिकी आई थी इसमें, मैंने आपको पहले भी बोला था पजल ट्रिकी आती है। और इसमें एक 9 फ्लोर वाली पजल थी, एंड दिस वॉज ट्रिकी। अटक गए थे लोग इसमें बहुत ज्यादा। एक फ्रूट वाली पजल थी, 6 फ्लोर पजल इसमें आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक अनसर्टेन की थी, क्या लिख रहा हूं मैं, अनसर्टेन की पजल थी। इसमें 18 बंदे थे शायद। एक फिर आपकी वो सिटिंग अरेंजमेंट 8 बंदे, नॉर्थ साउथ वाली ये सब थी। फिर आपका डायरेक्शन आ जाता है,
ये सब इजी था, सिलॉग और ये इनइक्वालिटी, मिसलेनियस। अब आपकी पजल ट्रिकी हो गई यहाँ पे। अब लोगों ने क्या किया है, मतलब मैं जिनसे भी मेरी बात हुई है, मतलब तो जो जो भी स्टक हुए हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो जो मैंने डाली है उसमें मैंने बताया था, लास्ट मिनट टिप्स मैंने यही बोला था कि आपको पजल को ईगो पे मत नहीं लेना है। जो भी आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपको पता है आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, स्टिल तो वो ये जहाँ पे वो पजल आप अटक गए, जिसमें भी आपको तुरंत मूव ऑन करना है आगे पे, वो वहां पे नहीं कर पाए। और जिस वजह से जो पजल में चार पांच पॉसिबिलिटी या दो तीन जो भी बन रही थी, जिसकी भी जो मुझे एग्जैक्ट पजल नहीं पता किसमें हो रही थी, बट मे बी ये पॉसिबिलिटी इसका ही होगा वो। और उसमें आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम किल होता है, तो टाइम किल करने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन सेट करे जाते हैं। और क्योंकि प्रीलिम्स है, स्पीड का गेम है, तो आप यहीं पे अगर लैग कर जाएंगे तो फिर आप ऑलरेडी कंपटीशन के पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था तुरंत के तुरंत आगे बढ़ना है आपको। और वो चीज आप एंड में ट्राई कर सकते हो दोबारा से, तो वहां पे वो सडनली बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है, ये मेरे साथ मुझे लगता था मेरा ऐसा कुछ है, बट नहीं। तो इसमें अगर आप इस पजल को हटा भी दें, मतलब वही है, मैं इजी टू मॉड बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे 30 तक भी अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, तो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। और इस हिसाब से इसी लेवल की आपकी रही है, क्वांट बहुत ज्यादा ट्रिकी रहा है। तो उस हिसाब का लेवल बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, ये ऐसा नहीं है। अब स्टार्ट लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये जो वैसा रहता है कि अटेम्प्ट, ये भी नहीं है कि इतना इजी लास्ट ईयर भी आया था। हर टाइप का बंदा एग्जाम देता है, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग लेवल लगता है कि क्या है क्या नहीं, कैसा आया था। जो बैठा एग्जाम में फेस करता है उसको रियलिटी पता होती है कि क्या है। और वो उसमें भी बहुत टाइप के लोग शामिल होते हैं, बिगनर होते हैं, आपके रिपीटर होते हैं, और वो जो टॉपर लेवल में आते हैं, बस किसी वजह से कुछ उनके साथ मतलब मे बी लक काम नहीं दे रहा, वो उस टाइप के हर तरह का बंदा रहता है। तो उस हिसाब से आपका एनालिसिस हो नहीं पाती होती है कि तो वो सबको अपने अपने अकॉर्डिंग लगता है कि कैसा आया है उस हिसाब से। तो अब इसका देखो कंक्लूजन की बात कर ले, तो मैं इसमें आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, सो दैट आप अपना आइडिया लगा सको। और ये हर एक कैटेगरी वाइज भी, और आपकी जो स्ट्रीम वाइज, लाइक जो फाइनेंस और डॉक्टर, ये जो भी मतलब अप्लाई किया जिन्होंने भी, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। देखो आपका सीजन का ये नॉर्मली क्या रहता है ना, इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं ये आपके मार्च फेब इस मंथ में कंडक्ट हो रहे होते हैं। और एग्जाम का जो बैंकिंग एग्जाम का जो सीजन सीजन स्टार्ट होता है वो आपका जुलाई अगस्त में होता है, और इस टाइम पे आपका आरआरबी कंडक्ट हो रहा होता है। अब आरआरबी आपको सबको पता है कि ठीक ठाक लेवल आता है, ना ज्यादा इजी रहता है, ना उतना टफ होता है कि आप कुछ कर ही ना पाओ। लेकिन ये एग्जाम जो रहता है ये सीजन का फर्स्ट एग्जाम रहता है। यहाँ पे बच्चों की जो स्ट्रेस लेवल है जो पीक पे रहती है, बिल्कुल उनको टेंशन रहती है, तो अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली गिरना जायज है। और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का ये एग्जाम हुआ था, इसमें भी सेम चीज। अब क्या हुआ है इस सीजन में, तो आपका यही टकरा है ना सबसे पहले। ऐसा हुआ ही नहीं है एनआईसीएल का इंश्योरेंस का एग्जाम, मतलब किसी भी अलग उसका एग्जाम लाइक आरआरबी आईपीएस जो भी होता था उससे तो डिफरेंट पहला टकरा है। यहाँ पे आपका अटेम्प्ट गिरने गिरने का मेन रीजन वही है कि आप पैनिक कर गए, स्ट्रेस का था, ईगो पे ले गए आप चीजें, या उस हिसाब से जो आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं गई, आपकी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से। बट ऐसा भी नहीं है कि अभी भी आप कंपटीशन में नहीं है कुछ भी। देखो साल की मैंने आपको पहले बोला था कि ईगो पे नहीं लेनी है चीजें, और साल में इतनी नोटिफिकेशन आती है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट एंड यू नीड ओनली वन सीट, कीप दैट इन माइंड। अभी आप कितना, अभी न्यू इंडिया भी आने वाला है, देखो अगर उस रेंज में पढ़ रहे हैं, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी जनरल कैटेगरी से, इस रेंज में पढ़ रहे हैं, तो आप मतलब आगे के लिए मूव करो। इतनी कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाएगी। सॉरी। बट अगर आप इससे ऊपर, मैं अभी बताऊंगा कि इस हिसाब से क्या मतलब जितनी रह सकती है उस रेंज में, अगर आप कंपेयर कर रहे हो, लाइक लास्ट ईयर से भी मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी ये थी 79.5 थी। अब इसमें 93 मेरे अटेम्प्ट थे, तो सॉरी 93 मेरे अटेम्प्ट थे। इसमें पैरा जंबल जो आया था वो पूरा पैराग्राफ बेस्ड था, वो 5 क्वेश्चन जो रहते हैं उस हिसाब से। अब एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी लेवल वैसा कर देता है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं निकल के आती लोगों की। इस बार जो आया वो थोड़ा वैसा था कि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे जहाँ एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है। तो लेवल उसका उस हिसाब से नहीं बोलेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा ईजी आया था, ये अपने हिसाब से उस हिसाब मतलब बेटर था कि हाँ थोड़ा बहुत कम फर्क है, 90-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क भी नहीं है। और कट ऑफ में भी उतना ही फर्क आने वाला है। लाइक आपकी जो यूआर की कट ऑफ अगर यहाँ पे 79.5 गई है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो गिरेगी आपकी वो 2-3 नंबर का फर्क आएगा, ठीक है। ओबीसी में भी 2-3 नंबर का, एससी एसटी दोनों में ही 2-3 नंबर का। एससी की तो ऑलरेडी हाई है, देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, एसटी में भी वही 2-3 नंबर का आपका फर्क आएगा। सेम फॉर आपका फाइनेंस है, फाइनेंस में आपकी 65.7 गई थी, यहाँ पे आपको तीन नंबर के अराउंड इतना कम कर लो। ईडब्ल्यू एस एस सी एस टी जितने भी हैं उस हिसाब से मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। तो एक ये रेंज रहने वाली है, जिस रेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। उस रेंज में अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर मेंस। और ये मैं मेरा कैलकुलेटेड बेस्ट है, सबका अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, अपने अपने हिसाब से सब अपना बताते हैं, और उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपके इस रेंज में आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करो। और इससे कम भी आ रहे हैं तो भी करो, इससे ज्यादा आ रहे हैं तो भी करो, करनी तो आपको है ही वैसे भी, क्योंकि ये जो मंथ है ना आपके जो सीए के जो चल रहे हैं, आपको जून जुलाई ये सब आपको आगे के एग्जाम्स के लिए भी कवर करना ही है यार। और इसमें क्या है, मेंस में आपका एक सेक्शन जो है ये कंप्यूटर,
दिस इज द डिफरेंट सेक्शन जो आपको कवर करना है, और कुछ तो नहीं है। बाकी तो सब आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, यही सारी चीजें आपको वैसे भी करोगे और करनी तो है ही। तो आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है ये फिक्स सिलेबस है, मैंने पहले भी बोला है, इसको आप कंप्लीट करके साइड में रखो यार। उसके बाद आपको क्विज करनी है और सारी चीजें करनी है। बाकी चीजें आपकी वैसे भी कंटिन्यू रहेंगी, प्रीलिम्स बीच में टकराते रहेंगे, मेंस आपका ऐसा का ऐसा ही है। फिर से मैं बोलूंगा कि मॉक के आपको लेवल के अकॉर्डिंग मत चलो। मॉक में आप ये मत देखना कि किसका लेवल मैच कर रहा है, किसी का मैच करता ही नहीं है। आप यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ओनली, और कुछ नहीं। और इतना आइडिया मोटा मोटा दे सकता हूँ कि ये क्लर्क मेंस के अराउंड रहता है मेरा लेवल इसमें। अब जरूरी नहीं है क्वांट लास्ट टाइम इजी आया तो इस टाइम भी इजी आएगा ही आपका। देखो इस बार थोड़ा सरप्राइज कर दिया। आईपीएस हमेशा करता है यार, ये हमेशा करता है। अब आपकी ये मैं जर्नलिस्ट की बता रहा हूँ, वो भी यूआर कैटेगरी से बता रहा हूँ। तो इसमें आप अपने ओबीसी और एससी एसटी जो भी है उस हिसाब से आपके दो दो तीन तीन नंबर कम कर लो। लाइक अगर यहाँ पे आपकी 66.75 है तो इसमें आपकी जो हाईएस्ट की जा सकती है आपकी 64.7 ऐसा कुछ करके रहने वाली है। और जो है आपका 61 से एससी की मैं बता देता हूँ, रुको। 61 से वही 60 आपकी कितनी है, ये लास्ट 64 ऐसा रहने वाली है। एसटी की आपकी जो है ये आपकी सॉरी ये एसटी की है, सॉरी ये एसटी की इरेज नहीं होता इसमें, मतलब टाइम लगता है। तो ये एससी की मैं बता देता हूँ आपको। एससी की आपकी लास्ट टाइम से इतनी थी तो 72 हाईएस्ट रह सकती है इसके हिसाब से, और लोवेस्ट भी रह सकती है। इस हिसाब से आप करो। आपकी फाइनेंस की जो थी 65.75 थी लास्ट ईयर, आपकी 65.75 थी। इस साल आपकी हाईएस्ट यही रह सकती है, 63 के अराउंड आपकी रहने वाली है। डॉक्टर्स की भी वही आपकी 2 नंबर के अराउंड कम कर लो ऐसा करके। तो आप इसके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करो यार। और क्योंकि मेंस आपका वैसे भी यार काम आने वाला है आगे, ठीक है। और मैं जानबूझ के मेंस की वीडियोस नहीं डाल रहा था आपकी, क्योंकि अभी तक मैं प्रीलिम्स पे फोकस था। अब मैं इसमें आपको जरूर हेल्प करूंगा। इसका जो डिस्क्रिप्टिव रहता है वो गेम चेंजर रहता है, उसकी भी प्रिपरेशन करानी है। अब आप एक चीज सोच कर देखो, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा, आप एकदम सरप्राइजिंगली आपका इन हो जाते हो आप। उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको 10 से 12 दिन देगी मैक्स आईबीपीएस, इससे ज्यादा नहीं देने वाली। तो 40 दिन अभी हैं, अभी आप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम फिर यही चलेगा कि क्या क्या करूँ, क्या क्या कवर करूँ। तो उससे बेटर है कि अभी आप करते चलो। कंप्यूटर को इग्नोर मत करो, बस कंप्यूटर आप एक बार कंप्लीट करके साइड में रख दो। मैं भी हेल्प करूंगा इसमें आपको। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है इसका स्ट्रेटेजी का, क्या कैसे मैंने कवर किया था। एंड मेरे 38.5 आए थे मार्क्स, और एनआईसीएल असिस्टेंट में 45 मार्क्स थे कंप्यूटर में। तो आप वो चीज कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो उस सोर्स पे। और सबसे बड़ी चीज मैं बोलने वाला हूँ ये कि जितने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जहां पे भी आपको बताई जा रही है, जितनी भी बताई जा रही है, दे आर द बेस्ट कैलकुलेटेड गेस के फिक्स, किसी का कुछ नहीं होता है। तो उस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक मोटा मोटा एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ इतनी जा सकती है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। जिसकी नहीं भी उस रेंज में फॉल नहीं कर रही है, देन आपको इतना निराश नहीं होना है। देखो बहुत नोटिफिकेशन पड़ी है आगे, उस हिसाब से आपको करना है। आपको अपने मूव ऑन करना है, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको देखना है। क्योंकि देखो अभी इसका क्या है, इसमें वैकेंसीज कम है, ठीक है। इस लास्ट ईयर की है ये, इसमें 30-35 और ज्यादा मान लो कितनी आई है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। उस हिसाब से आप देखो, ये आईबीपीएस पीओ की जो कट ऑफ रहती है, एसबीआई पीओ की जो कट ऑफ रहती है, ये कितने में जाती है? 49। एसबीआई की रहती है 65, 66, इस रेंज में रहने वाली है कट ऑफ। यहाँ अपने इंश्योरेंस एग्जाम में न्यू इंडिया की 80 गई थी, इसकी 79.5 गई थी। बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन इतना रहता ही रहता है, और इसमें लेवल का भी यही फर्क रहता है। अब एग्जाम इतना टफ तो नहीं आया था ना कि एसबीआई पीओ के बिल्कुल वैसा आ जाए। तो इसमें आप उतना फर्क नहीं महसूस करेंगे जब रिजल्ट आपका आउट होगा कट ऑफ का। आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर मैक्स इसमें डिक्रीज मान सकते हो कि इतना गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरने वाला है। यहाँ पे पैनिकनेस जो भी क्रिएट हुई है एग्जाम की, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था, बहुतों के बिगनर भी होंगे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग लेवल को जज करते हैं कि कैसा क्या आया था। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मतलब मेरे साथ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए, उन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, तो उनके भी अच्छे खासे अटेम्प्ट है। लाइक समबडी अटेम्प्ट 92+, और किसी के 85 तक भी हुए हैं, किसी के 80+ हैं, ऐसे करके। तो इसका ऐसा ही है। क्वेश्चन एग्जाम टफ मान सकते हैं, मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन इसमें ये था बस लेंदी था, टफ जैसा कुछ भी नहीं आया था। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम, एंड आई विल हेल्प यू डेफिनेटली इन मेंस। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।